progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. डेली साला डिजिटल पर मैं सबीहा फातिमा सभी नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और ये वायरस हर बार चेहरे बदल बदल कर वार कर रहा है। कोरोना वायरस के वेरिएंट्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है: वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंस, जिसमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न की अलग-अलग शक्लों को अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के नाम दिए गए हैं। सेकेंड वेव में इस डेल्टा वेरिएंट ने काफी तबाही मचाई और इस दौरान हमने बेंगलुरु के डॉक्टर ताहा मतीन से तफसीली गुफ्तगू की थी। इसी डेल्टा वेरिएंट की कुल 12 सब लीनिएजेस AY1 से लेकर AY12 तक की निशानदही की गई है, जिनमें से AY4 से AY11 यूके और दीगर मकामात में पाए गए हैं। ICGS इंडियन कोविड-19 जीनोम सर्विलेंस पोर्टल के मुताबिक हिंदुस्तान में AY4 से मुतासरा अफराद जून के महीने में 5%, जुलाई में 8% और अगस्त में 45% रिकॉर्ड किए गए हैं। AY4 को ग्लोबल लीनिएज भी कहा गया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि AY लीनिएजेस से तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। रियासत कर्नाटक की स्टेट कोविड-19 जीनोमिक सर्वेलेंस कमेटी ने डेल्टा वेरिएंट के AY4 और AY12 सब लीनिएजेस की तस्दीक की है। 11 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1653 अफराद डेल्टा वेरिएंट से मुतासर हुए हैं, जिनमें 202 AY4 से मुतासर हुए हैं और 14 AY12 से मुतासर हुए हैं। AY4 के 46 केसेस सबसे पहले अप्रैल में महाराष्ट्र में सामने आए थे और केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों में भी पाए गए हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हलीमा यज़दानी से, जो MBBS, FICM, डायबिटोलॉजी में डिप्लोमा, टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंबर, HIMSS टेली हेल्थ कमेटी की मेंबर और मास्टर क्लास डिजिटल हेल्थ कोविड-19 में 2 साल से रजाकाराना खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर हलीमा, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। डॉक्टर हलीमा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबीहा एंड सालार डिजिटल, थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, और जो कि बहुत चर्चित रहा है कोविड-19 का मुद्दा, उसके बारे में और डीपली डिस्कशन के लिए आई एम रियली ग्लैड दैट कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हलीमा, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि AY लीनिएजेस क्या हैं और इससे क्या खतरा लाहक है। आप लोगों ने इतने बार कोरोना का नाम, इतनी बार कोरोना का सारे सिम्टम्स वगैरह सब कुछ आप लोगों ने मतलब आप लोग जानते हैं, काफ़ी सारे लोग इससे मुतासिर हैं, लेकिन ये आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कोरोना वायरस का, जो कि बार बार हर टीवी चैनल पे या हर न्यूज़ इसमें दिखाता है कि ये क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिससे सर्कल और साथ में बाहर स्पाइक्स होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने गए होते हैं। अगर हम इस सर्कल को या इस बॉल को आधे से काटें तो बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे एक सर्कल होता है बीच में, और बाहर कार्टव्हील के जैसे स्पाइक्स होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन नाम के प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। ये जो AY लीनिएज है, ये एक सीरीज है जहाँ पे एक स्पाइक जो है एक प्रोटीन के अलावा दूसरा प्रोटीन इसमें म्यूटेट होता है। सिर्फ एक छोटा सा म्यूटेशन है जो इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है। बाहर का जो स्पाइक्स का म्यूटेशन है, जो प्रोटीन जो सीक्वेंस में अरेंज होता है बॉडी में कोरोना वायरस के RNA सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस को बदल कर म्यूटेट कर एक प्रोटीन रिप्लेस हो गया दूसरे प्रोटीन से। इससे एक नया लीनिएज शुरू हुआ है जिसका नाम है AY सीरीज। एंड इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एंड जो कंटेजियस उसका जो नेचर है काफ़ी वायरुलेंट है कंपेयर टू डेल्टा वायरस और डेल्टा प्लस वायरस। तो एक ही म्यूटेशन है जो कि स्पाइक में होता है, एंड इस एक म्यूटेशन से एक पूरी सीरीज शुरू हो गई है। शुक्रिया डॉक्टर हलीमा। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर पिंटो, एक मशहूर डॉक्टर का कहना है कि अगर ये वेरिएंट वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स के दायरे से बाहर आ जाए तो मामला संगीन हो सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी फिल वक्त का ये हाल है कि ये डेफिनेटली ये वायरेंट ये जो वेरिएंट है ये वैक्सीन में नहीं हो रहा है, नहीं कवर हो रहा है। तो इससे अगर ये डेफिनेटली प्रूव हो जाए
कि टोटली जो भी 2 भी वैक्सीन डोजेस है इनफेक्टिव है इस वेरिएंट के लिए। तो थर्ड वेव से ज़्यादा जो खतरनाक है ये पैंडमिक जो एक और ट्रिगर हो सकता है। इट्स पॉसिबल कि एवाई लीनियज से हो जाए। तो अगर वैक्सीन के कवर में आता है ये वेरिएंट तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा कि हम बूस्टर डोजेस को ज़्यादा महत्व दें ताकि उसके थ्रू ये कवर हो जाए। लेकिन अगर ना होता है तो हम वी आर इन फॉर अ थर्ड वेव और आई वुड से अ थर्ड ग्लोबल पैंडमिक। ऐसा ना हो लेकिन ये हो सकता है बिल्कुल। जी, डॉक्टर अनीता मैथ्यू, फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई का कहना है कि वायरस का म्यूटेट होना तो कुदरती अमल है ही, बिल्कुल लेकिन वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस और री इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत है। डॉक्टर हरिमा, बिल्कुल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और जी डॉक्टर इसमें जो है बेस्ट स्टेप अहेड यानी लाए अमल क्यों बताया गया है? जी। अभी जो हम लोगों ने वेरिएंट के बारे में जाना है इससे जाना है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है। सारे सैंपल जो जाते हैं कोरोना वायरस के ये जाते हैं जीनोम सेंटर को, जहाँ पे आरएनए जीनोम के अलावा जो फर्दर म्यूटेशंस है उसको लिया जाता है। ये एक जेनेटिक स्टडी है और ये सीक्वेंस एक जेनेटिक स्टडी है जहाँ पे जो वायरस का जो इंटरनल आरएनए सीक्वेंस है उसकी जांच की जाती है और उसके बारे में डिटेल में पता जाता है और उसको नेम दिए जाते हैं अलग अलग, ताकि अगर एक पेशेंट को अलग टाइप का सिम्टम हुआ हो तो ये किस जीनोम से एसोसिएटेड है ये पता लगा जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है आगे की वेव को प्रिवेंट करने के लिए और आगे कोविड की तबाही को बचाने से रोकने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे ही वैक्सीनेशन के करीब जा रहे हैं और हम एक गोल अचीव कर रहे हैं वैक्सीनेशन में कि सारे ऑलमोस्ट 60% और 80% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, तो हमें आगे कोविड का या पैंडेमिक का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वायरस हमारे बीच पनप रहा है ये इतना खतरनाक और इतना ज़्यादा वायरुलेंट टाइप ऑफ वायरस है कि जिसको हम अटैक कर रहे हैं तो वो अपना म्यूटेशन दिखा रहा है, अपना रंग और अपना ये जो वेरिएंट है वो बदल रहा है और म्यूटेट करके फिर उसको इसी लेवल पे लाके खड़ा करेगा जहाँ पे हमने शुरुआत की है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका सीक्वेंस जानें एंड वी ट्राई टू रेप्लिकेट इट एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट के कौन सा ऐसा वैक्सीन हो सकता है जिससे सारा म्यूटेशन बदल जाए या बंद हो जाए। हमने प्रीवियस वेव्स में भी देखा है कि जैसे ही हमने एक लेवल अचीव किया तो डेल्टा और डेल्टा प्लस का खतरा आ गया। तो डेल्टा प्लस और डेल्टा को जब हमने वैक्सीनेशन में सेकेंड डोज में कवर किया और बूस्टर डोज तक हम पहुंचे तो अभी ये वायरस अपने आप को फिर से चेंज कर रहा है। तो यही हुआ था जब HIV ओपन हुआ था, जब HIV वायरस का खतरा शुरू हुआ था वर्ल्ड में, तो हम वैक्सीन उसकी नहीं बना पाए और ना ही उसको ठीक से हैंडल कर पाए, क्योंकि ये HIV भी ऐसा वायरस है जो कि बहुत जल्दी म्यूटेट होता है। एंड इसी के सीक्वेंस में जो RNA वायरस है जो कि कोविड कोरोना वायरस है, ये इसी के सीक्वेंस में म्यूटेशंस और भी फास्ट कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसको AY सीरीज को पनपने से या बनने से नहीं रोक सके तो हमारा थर्ड वेव या आई वुड से कि थर्ड पैंडेमिक इज ऑन द वे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जीनोम सीक्वेंसिंग हो और उसको लेबलिंग मिले ताकि फर्दर रिसर्च और जो साइंटिस्ट आगे की कार्रवाई कर रहे हैं उनको एक चैनल मिल जाए आगे प्रोब करने के लिए, ताकि वी कैन प्रिवेंट द फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, हम जानना चाहेंगे कि ये 2 साल से जो आप डिजिटल हेल्थ की मास्टर क्लासेस में आप खिदमत अंजाम दे रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये तो मैं 8 ईयर्स से टेलीमेडिसिन ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही कोविड पैंडेमिक हुआ और जैसे ही लोग डरने लगे घर से बाहर निकलने के लिए, या मैं ये कहूँगी कि जो कोविड के अलावा और बीमारियाँ जो हैं उसको टोटली नज़रअंदाज कर दिया गया था, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। लोगों ने अपने सारे बीमारियों को एक तरफ कर दिया और कोविड को एक तरफ कर दिया। तो इस वजह से हॉस्पिटल में जाना या अपनी बीमारियों के लिए फॉलो अप करना वाज अ सेकेंडरी ऑप्शन, क्योंकि लोगों को डर था कि ऐसा ना हो कि हम किसी और चीज़ के लिए जाएं और कोविड से इन्फेक्टेड हो जाएं। तो इस दौरान कोविड के दौरान ये जो हमने टेलीमेडिसिन का जो हमने ये किया है, इसमें बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। एक तो क्रॉनिक मैनेजमेंट जो डिसीजेस है उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो गई, डायबिटिक लोगों को फॉलोअप मिल गया और हम लोगों ने उनका शुगर वगैरह एक लेवल पे, क्योंकि डायबिटीज़ ये बहुत ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहे और शुगर्स काफ़ी हाई रहे तो काफ़ी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो कोविड इज़ वन अमंग देम। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो
लाजिमी है कि दूसरे इश्यूज भी शुरू हो सकते हैं। तो हमने उसको भी किया कि क्रॉनिक मैनेजमेंट अपनी तरफ होती रहे कोविड के दौरान भी। और हमने ये भी किया गवर्नमेंट से, मतलब इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड प्रोजेक्ट स्टेप 1 और ईआरटी नाम के इदारे के साथ हमने कोविड के पेशेंट्स को ट्रायाज किया कि जिसको होम आइसोलेशन की जरूरत हो उसको होम आइसोलेशन में ही रखने के लिए कोशिश की, और जिनको हॉस्पिटल की जल्द से जल्द जरूरत हो उनको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इन दौरान जब मैंने कॉल्स लिए कोविड पेशेंट्स के, तो जो ऐसे भी केसेस सामने आए जो कि पेशेंट के फैमिली ने पैनिक कॉल्स किए कि पेशेंट कोलैप्स हो गया है, हमें हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, एंड पेशेंट को हम ऐसे लग रहा था कि हेल्पलेस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अपने फैमिली मेंबर को सामने हलाक होते हुए देखना बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो जब मैंने ऐसे कॉल्स रिसीव किए, एक दो कॉल्स पे ऐसे भी हुआ है कि मैंने उस पेशेंट के फैमिली को सीपीआर सिखाया। कोविड पॉजिटिव थे, हमें लगा कि ठीक हो जाएंगे, हमने हॉस्पिटलाइज नहीं किया, लेकिन अब सिचुएशन है कि वो सांस नहीं ले रहे एंड वो उनको पल्स चेक करना आता था, उन्होंने कहा पल्स भी बहुत फीबल है। तो मुझे लगा अगर हम एम्बुलेंस का वेट करें तो हो सकता है कि वी विल लूज हिम, एंड इतना मतलब वो फैमिली पैनिक की थी। तो मैंने उनको दिखाया कि कंप्रेशन कैसे करते हैं, आप नी के बल चले जाओ और पेशेंट के चेस्ट के ऊपर हाथ रख के कंप्रेशन करना। तो अल्लाह के फजल से जैसे ही कंप्रेशन वगैरह शुरू हुए और थोड़ा सा ये हुआ, जब तक एम्बुलेंस वहाँ पे पहुंच गई पल्स बेटर हो गई थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सर्वाइव्ड। तो ये है कि टेलीमेडिसिन के थ्रू हमने काफ़ी सारे इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करवाया है ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक। और पेशेंट के जितना लोड हॉस्पिटल पे था कि क्राउड बढ़ गया है, कोविड पेशेंट्स वहाँ पे क्राउड कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी हद तक कम हो सका, क्योंकि हमने एक ही अपने मतलब टेली ट्रायाजिंग के थ्रू हमने ट्रायाज किया, जिनको ज़रूरत है उनको ही हॉस्पिटल भेजा, बाकी को होम आइसोलेशन में मैनेज किया, रेगुलर फॉलोअप किया उनके सिम्टम्स का, और जब ज़रूरत हो मेडिसिन चेंज की। सो यस, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इस कोविड पैंडमिक के दौरान। तो आप इस टेलीमेडिसिन का क्या फ्यूचर आप देखती हैं आगे चल? टेलीमेडिसिन का फ्यूचर अभी कोविड पैंडमिक के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये कि लोगों को अब पता लग गया है कि टेलीमेडिसिन कहाँ तक पहुँच सकता है, और इसके मतलब इसके थ्रू काफ़ी सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हम टर्शरी केयर को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन प्राइमरी केयर एंड सेकेंडरी केयर टू सर्टेन एक्सटेंट कोविड एंड नॉन कोविड मैनेज हो सकता है टेलीमेडिसिन के थ्रू। एंड लोगों को अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है तो इस बारे में, तो आई थिंक यस फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। बिल्कुल। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को क्या एहतियाती तदाबीर बताना चाहेंगी इस नए वेरिएंट? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जब ये रख लें कि अपने दिमाग में कि वैक्सीनेशन हो गया है, 2 डोजेस से हम वैक्सीनेटेड हैं, तो हम टोटली फ्री हैं, हम यहाँ घूम सकते हैं वहाँ घूम सकते हैं, टोटली गलत है। अगर ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ क्राउड्स में ना जाएं, एक है। एंड दूसरी बात, जब आप बाहर निकलें, क्योंकि लाइवलीहुड तो रुकेगा नहीं, आपको जॉब्स पे जाना पड़ेगा, अभी स्कूल्स भी स्टार्ट होने की बात हो रही है कि 1 to 5 भी शुरू हो जाएगा। अगर ये सब स्टार्ट हो जाए तो डेफिनेटली पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे रहें, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। लेकिन जब आपको ऐसा मौका आए या आपको बाहर जाने का मतलब ये आए, तो अपना मास्क बिल्कुल मत भूलें, प्लीज़ वेयर योर मास्क, और टाइम टाइम से अपने हाथ धोया करें। और हाथ धोने का आई थिंक ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इस बारे में कि कैसे वो हैंड वॉश करते हैं, क्योंकि अब जो हम रेगुलर हैंड वॉश करते हैं खाने से पहले या खाने के बाद, ये हैंड वॉश से कोविड का कुछ नहीं होगा। तो ये जो हैंड वॉश का सीक्वेंस है, ये अलग सीक्वेंस है जो कि फॉलो करना पड़ेगा आपको एटलीस्ट 1 in 2 hours। आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो, अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें फ्रीक्वेंटली, मास्क पहने रखें, एंड अगर आपको क्राउड में जाना ही है तो इफ़ पॉसिबल प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देख रही हूँ कि रिवेंज ट्रैवलिंग चल रहा है, लोग बाहर घूम रहे हैं जैसे कि थर्ड वेव नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, अब हम लोग बच गए हैं एंड इट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर। लेकिन AY सीरीज शुरू हो चुका है, थिंग्स आर नॉट एज गुड एज इट लुक्स लाइक। प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्राउड्स में ना जाएं, मास्क ना छोड़ें, और अपना हैंड वॉश रेगुलर यूज़ करते रहें। एंड अब जब आप बच्चों को स्कूल में भेजें तो आप बच्चों को एजुकेट करें इस बारे में कि दूसरों का मास्क नहीं पहनना है, या इधर उधर हाथ नहीं लगाना है, अगर लगाएं तो बार बार हाथ धोना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके दिमाग में, जहन में अभी से डाला जाए। क्योंकि अगर मैं यही डरती हूँ कि अगर 1 to 5 ओपन हो जाए तो बच्चों को कोई खतरा क्योंकि वैक्सीनेटेड भी नहीं है,
अभी वैक्सीन इज ऑन द राउंड द कॉर्नर, बच्चों का वैक्सीन शुरू हो रहा है, लेकिन जब तक कि हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम ना खड़ा हो तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को और हमारे बच्चों को सेफ रखें। प्लीज कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। ऐसा ना सोचें कि बाहर के लोग अपने बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे हम लोग डर गए, बिल्कुल नहीं। अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो आप सबको सेफ रख रहे हैं, यही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। जी मैम। डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल डॉक्टर सुरजीत का मानना है कि अगले 6 महीनों में इस वबा का एंडेमिक हो जाएगा। कोविड-19 किसी भी आम फ्लू की तरह बाकी तो रहेगा, मगर इससे लड़ना जो है आसान हो जाएगा। इस पर आप क्या बिल्कुल 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 सही है। 6 महीने में डेफिनेटली एंडेमिक हो जाएगा, लेकिन अब जो 6 महीने तक एवाई सीरीज का खतरा है बना रहेगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट यही है कि अपना प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। एंड जैसे ये एंडेमिक हो जाए तो इट विल बिकम लाइक अ नॉर्मल फ्लू। और जैसे हमें डेंगू के एपिसोड्स होते रहते हैं, डेंगू का मतलब मानसून सीजन आए तो डेंगू होता रहता है, डेंगू टोटली गया नहीं है, ऐसे ही कोविड रहेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इस 6 मंथ्स में अपना ख्याल रखें, टोटली ख्याल रखें, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी के थ्रू वर्क करें, और जितना हो सकता है उतना क्राउड्स को अवॉइड करें। यह 6 मंथ हमारे लिए बहुत क्रूशल है। उसके बाद डेफिनेटली एंडेमिक हो जाएगा इंशाल्लाह। इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन सीरियस इशू एनी मोर। लेकिन एंडेमिक होने तक जो एवाई सीरीज का नया खतरा शुरू हुआ है, इसको आप ऐसा ना हो कि ये बढ़ जाए, तो इसको कर्टेल करना हमारे हाथ में है, हमारे इसमें है कि हम अपने एहतियात को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हलीमा साहबा। हमारे नाजरीन से दरख्वास्त है कि एहतियात बरतें, जब भी आप बाहर जाएं मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सबिया, थैंक यू।